हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी की 60 संग्रह। जिस टॉपिक जो रहेगा वो आपका है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो इन्वायरमेंट एंड जो इकोलॉजी है, इससे संबंधित आपके टेट है, सी टेट है, सुपर टेट है और भी आपके सभी एग्ज़ाम हैं। लेकिन ये जो मेन पर्पस अगर देखा जाए तो टीचिंग संबंधी जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। अगर आप इस क्लास को कंप्लीट करते हैं तो आपको कहीं और से मुझे नहीं लगता है कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको बता दें कि जो पर्यावरण है ये आपका सुपर टेट में भी आता है, टेट में भी आता है, सी टेट में भी आता है। यानी कि प्रत्येक स्टेट के जो टेट या टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उन सभी में आपका ईवीएस पूछा जाता है, पर्यावरण पूछा जाता है। तो उन सभी के लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली हम आपको एक एक चैप्टर कंप्लीट कराते चलेंगे और एक चैप्टर में जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे और उसमें से आपका जरूर क्वेश्चन पेपर में फंसेगा, क्योंकि इससे बाहर आपका पूछना ही नहीं है। जो एग्जामिनर होगा वो भी उसने क्लियर कहा है, एकदम क्लियर है कि हम जो वही पूछेंगे जो एनसीईआरटी बेस्ड होगा। तो ये जो हम सीरीज आपको करा रहे हैं ये पूरी ही आपकी एनसीईआरटी बेस्ड है, तो इसलिए ये सीरीज आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो आज से हम अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो हो वो आपको प्रोवाइड सीधा आपको प्राप्त हो सके। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी किनके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो जो इकोलॉजी है वो आपका जीव और वातावरण, जो जीव हैं, जीव और वातावरण के जो मध्य का जो संबंध है उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपका इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी कहलाता। ठीक है, आगे है कि पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं। तो आपको बता दें कि जो पर्यावरण के 3 जो प्रमुख घटक हैं वो आपका जैविक घटक है, ठीक है, फिर अजैविक और भौतिक तथा ऊर्जा है। जैविक, अजैविक और भौतिक हो गया आपका। अजैविक जो होते हैं वो भौतिक ही होते हैं। ये जैविक क्या हो गया, जो हमें प्रकृति से प्राप्त है। अजैविक या भौतिक क्या हो गया, जो हमने खुद उसका निर्माण किया है। और ऊर्जा, ठीक है, जैसे कि हमारा सूर्य। आगे है कि सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था, डीप इकोलॉजी। तो जो डीप इकोलॉजी शब्द का जो सबसे पहले जो यूज था, शब्द का जो प्रयोग है वो आपका अर्नीनेस ने किया था। किसने किया था, अर्नीनेस ने। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट की घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है। तो ये घास है, वन है, मरुस्थल है, ये आपके स्थली हैं। कैसे, स्थली हैं। वहीं सागर, नदियाँ, तालाब, इनकी बात करेंगे तो ये आपका जलीय पारिस्थितिकी तंत्र आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, तो वो क्या कहलाता है, तो वो आपका पारिस्थितिकी कर्मता कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा कि 10% का नियम किसने दिया था। तो ये जो 10% का ऊर्जा का जो 10% का जो नियम है वो रेमंड लिंडमैन ने दिया था। इसमें उन्होंने बताया क्या था कि जो हमारा सूर्य, ये हमारा सूर्य हो गया, ठीक है, सूर्य से प्रकाश कितना हमें प्राप्त हो रहा है, तो 1000 प्राप्त हो रहा है। ठीक, कितना, 1000। तो ये क्या है, ये आपका हो गया उत्पादकता। ये अब आ गया आपका उपभोक्ता, प्रथम श्रेणी के, दूसरी श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता और अपघटक। तो क्या होता है, जो 1000 है हमारा, जब उधार हमारा उपभोक्ता तक जाता है तो इसमें 10% हटा दिया जाता है। तो कितना बचता है, यहाँ तक 100 बचता है। ठीक है, 100 बचा। 100 में से जब ये द्वितीय श्रेणी के पास जाएगा, यानी कि ये तो शाकाहारी हो गए। तो जैसे कि जो आपने देखा होगा, जैसे जो सीधा शाकाहारी, जैसे पेड़ पौधों से जो हम चीज़ें लेते हैं तो हमारे पास 100 आता है। 100 में से अब उसी पेड़ पौधों को अगर हमने जैसे सब्जियां हैं और भी चीज़ें वो अगर हम खाते हैं तो हम हो गए शाकाहारी, क्या हो गए, आपके प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। ठीक है, वहीं चूहा वगैरह है, बकरी है, गाय है, तो ये क्या है, ये प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक है, अब अगर चूहे को या बकरी को कौन खा लेता है, शेर खा लेता है। तो शेर किस पे आ जाएगा, तो शेर आपका आ जाएगा द्वितीय पर। ठीक है, क्योंकि वो मांसाहारी हो गया। ठीक, अब ये द्वितीय पे जो आ रहा है तो वो क्या करेगा, वो द्वितीय पे, तो इसका जो हमारा परसेंटेज जाएगा वो 10 जाएगा, 10% ऊपर बढ़ गया। ये आपका 10% का जो नियम था वो इस तरीके का था, इस तरीके से काम करता था। ठीक,
तो 10% ये ऊपर आप पहुँच गया, यहाँ से 10% हटा तो कितना बचा 10 द्वितीय उपभोक्ता पर हो गया। और ये जो सर्वाहारी होते हैं वो सब चीज़ खाते हैं, मांस मच्छी सब हो जाते हैं। वहीं जैसे कि आप बात करें, जैसे कि सांप है, सांप को आप देखते हैं, सांप क्या करता है कि मेढक को खाता है। तो मेढक कौन था, वो शाकाहारी था, तो मेढक ने क्या खाया, कीट पतंगे खाए। फिर जो सांप था सांप ने मेढक को खा लिया, और सांप को किसने खा लिया, मोर ने खा लिया। ठीक, तो मोर के पास ऊर्जा कितनी पहुंची है, तो मोर के पास 10% ऊर्जा पहुंची है। ठीक है, अब मोर के बाद मोर अगर मरता है तो उसे कौन खाएगा, तो उसे खाते अपघटक, यानी कि स्कैवेंजर जो होते हैं, यानी कि जो उनमें कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, कवक और ये, तो ये कौन हो गए, ये आपके हो जाते हैं अपघटक में। ठीक है, तो उनके पास क्या पहुंचती है ऊर्जा, बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं पहुंचती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो काम करता था ये लैंडमान का 10% का नियम था। इसमें क्लियर भी कहा गया है कि ऊर्जा के खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने में जो 10% माइनस कर दिया जाता था, यानी एक से जब दूसरे में जा रहा है तो उसे 10% घटा दिया। ठीक है, आगे है कि धारणीय या स्थायी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी, तो धारणीय या स्थायी विकास की जो अवधारणा थी वो ब्रेटलैंड कमीशन ने की थी, और कब, तो 1987 में। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे है आपका कि सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो जो सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है वो आपका महासागर है। ठीक है, आगे है कि परितंत्र में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक कहलाते हैं, तो जो अपघटक कौन होते हैं, कवक और जीवाणु होते हैं। ठीक है, फिर आता है कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है, तो जो जीव भार का जो पिरामिड होता है वो एकदम सीधा होता है। ठीक है, आगे है कि जीव भार का जो पिरामिड है वो किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है, यानी कि विपरीत दिशा में, तो जो जलीय तंत्र में क्या होता है, ये उल्टी दिशा में होता है। ठीक है, यानी कि पहले इसमें बड़ी मछलियाँ आती हैं, फिर छोटी छोटी इस तरीके की आती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो तत्वों का जो चक्रण होता है उसे जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। ठीक है, आगे है कि समुद्री वातावरण में कौन से जीव मुख्य तय होते हैं, तो समुद्री जीव में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं, तो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, ये कैसे होते हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, आगे है कि परितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है, तो जो ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र जो होते हैं उसे गतिक हृदय कहा जाता है। इसी के साथ है कि किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किस का निर्माण करते हैं, तो वो एक परितंत्र का निर्माण करते हैं। जितने भी जीवधारू हैं और तथा पर्यावरण है, वातावरण जो है हमारा, और जो अजैविक घटक है, ये जब सब मिल जाते हैं तो क्या तैयार करते हैं, तो ये एक परितंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसी के साथ है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे मानते हैं, तो ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो आपका सोलर रेडिएशन है, यानी कि सौर्य विकिरण, जो हमारा सूर्य है वो प्रमुख स्रोत है। ठीक है, हमने ये पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र से जो संबंधित थोड़ी सी जानकारी थी वो हमने ले ली है। कल जो हमारी वीडियो रहेगी वो आपके भारत में जो रामसर आर्द्र भूमियां हैं उनसे संबंधित क्वेश्चनों को लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा आएगा बायोम और जैव मंडल। ठीक, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।